सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कश्मीर जल रहा है। पाकिस्तान के साथ अब दुनिया भी बोल उठी है। यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स दिल दहला रही हैं, लेकिन आलमी मुंसिफों की आंखों पर अब तक मफादात की पट्टी बंदी है। गैरों का गिला क्या करें, अपनों की करम नवाजी के नौहे नई तारीख लिख रहे हैं। जरा दिल थाम कर सुने। जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वही फ्रांसीसी मीडिया और अमेरिकी मीडिया बबांगे दोहल भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर रहा है कि कश्मीर में जिंदगी सिसक कर मर रही है। मसाजिद बंद हैं, मुसलमानों को नमाज जुम्मा नमाज ईद अदा करने की इजाजत नहीं, इनके माशी और जानी कत्ले आम की तैयारियां हैं। दूसरी तरफ जिन्हें हम अपना कहते हैं, इनके ईमान अफरोज इक़दामात की तफसील सुने और खुद फैसला करें कि क्या करना है। खबर यह है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक मुस्लिम मुल्क के दौरे पर है। इस बात से कतई नजर कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है, मसाजिद को ताले लगा रही है, इस मुसलमान मुल्क की हुकूमत मोदी की दरखास्त पर अरब सरजमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तामीर करने के लिए नवाज़िशात की बारिश की जा रही है। मुसलमानों के कत्लेआम पर जिसे दुनिया ने गुजरात के कसाब का बदनाम जमाना खिताब दिया, उसी को अपने मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड देने के लिए बेकरार है। इसी पर शायद मिर्जा गालिब ने कहा था, हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौहागर को मैं। इसी बेहिसी पर सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ हैं बाबर डोगर साहब और साहब भी रोजाना की तरह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज दो बड़ी अहम चीजें आपको दिखानी है। पहले तो हम रिपोर्ट जिस तरह रोजाना दिखाते हैं हम डेवलपमेंट्स की, लेकिन उसके बाद कुछ बहुत ही खास है कि फ्रांस का एक इदारा क्या कह रहा है, जहां मोदी साहब भी गए हुए थे, फिर उनकी हुकूमत क्या कर रही है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आज की डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट। बाबा डोगर साहब, मुझे ये बताएं कि एक हद तक इंसान झूठ बोलता है, एक कोई इदारा एक हद तक झूठ बोल सकता है। अब तो लोग कह रहे हैं, अब तो बैनुल-अक़वामी मीडिया कह रहा है कि भारत में जो कुछ दिखाया जा रहा है सिर्फ झूठ है। वो कहते हैं जी सब नॉर्मल है, वहां पर ईद भी मनाई गई है। हकीकत ये है कि वहां पर बच्चे मर रहे हैं, पहले पैलेट गन से उनको मारा जाता है, और वो तो कहते हैं ये छर्रों वाली बंदूक नहीं, ये शॉट गन है, उससे मारते हैं और फिर उन जख्मियों को अस्पतालों से उठाकर ले जाते हैं। माएँ रो रही हैं कि रात को आकर छोटे छोटे बच्चे 11 साल के तक के बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और कुछ पता नहीं, उनको जवाब नहीं दिया जा रहा कि वो बच्चे कहां पर हैं, किधर ले गए हैं। बस ये कहते हैं कि हाँ जी ये कश्मीर से ही बाहर किसी जेल में ले गए, कुछ पता नहीं कब उनके बच्चे उनको लौटाए जाएंगे, उनके साथ क्या सलूक होगा। 10,000 तक अंदाजा चला गया है कि 10,000 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं। ये है हकीकतें। और इंडियन मीडिया को आप देख रहे हैं तो कह रहे हैं जी सब ठीक है, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो इतना झूठ बोल के, यानी सफेद झूठ, काला झूठ, आप उसको जो मर्जी कह ले, इनका खून सफेद हो चुका है। इतने झूठे हैं, इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती। लेकिन कम से कम यह है कि फ्रांस हो, न्यूयॉर्क टाइम्स, जितने भी हैं, यहां पर जब लोग जाते हैं कहते हैं तो सब झूठ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को पता लगेगा कि भारतीय मीडिया पर ना जाएं, भारतीय सरकार पर ना जाएं, खुद तहकीक करें। उसामा साहब, आज 19 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को। अगर आप इंडियन मीडिया की बात करें तो वो तो ये दिखा रहा है कि वहाँ पर ज़िंदगी मामूल की है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो असल सूरत हाल दिखा रहा है। मैं सल्यूट करूंगा इंटरनेशनल मीडिया को, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम हो, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो और फ्रांस 24। उसकी जो वीडियो रिपोर्ट आई है, मैं नाज़रीन से कहूँगा वो एक दफ़ा ज़रूर देखें। वो एक आई ओपनर है। जिस दिलेरी और बहादुरी से फ्रांस का वो एक न्यूज़ चैनल फ्रांस 24, वो वाहिद मुल्क, वो वाहिद न्यूक्लियर एटमी ताकत जो इंडिया को सपोर्ट कर रही है, उनका अपना न्यूज़ चैनल ये रिपोर्ट दे रहा है। ये फ्रांस की गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वहाँ पर वायलेशन हो रही हैं। उसमें वो बड़े जो स्टार्ट है समय था, उस समय वो दिखाता है कि जब वो प्लेन जो है, जब वो लैंड करने से पहले ज़बरदस्ती सारे प्लेन की जो वो शटर डाउन कर दिए जाते हैं ताकि कोई बाहर देख ना सके, ताकि वैली को व्यू ना किया जा सके कि किस तरह से वैली सुनसान पड़ी हुई है, किस तरह से 1 करोड़ लोगों की आबादी का शहर सुनसान पड़ा हुआ है और वहाँ भारतीय फौज दंदनाती फिर रही है।
उसके बाद वो क्लियरली उसने पूरे शहर का राउंड लिया, सारा शहर बंद है। ईद के दिन वहाँ पर कोई नमाज नहीं, मसाजिद में ताले लगे हुए हैं, कोई कुर्बानी नहीं हो सकी। औरतें जो है उनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं, जिस तरह से औरतें बता रही हैं कि उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, खाना खत्म हो गया, खुराक नहीं है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयाँ नहीं है, बाजार बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, मसाजिद बंद हैं, स्कूल बंद है। वहां पर इंसानी जिंदगी मुकम्मल तौर पर सस्पेंड है 19 दिन से, और 19 दिन से वहां पर खुराक नहीं मिल रही लोगों को। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। उसके बाद यूथ को टारगेट किया जा रहा है। आप उस वीडियो में देखें किस तरह पैलेट गनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिनको पैलेट गनों से जख्मी किया जाता है, बाद में अगर वो हॉस्पिटल जाएं तो उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस हद तक वो उसको विजिलेंस कर रहे हैं कि वो तमाम यूथ जो घरों से बाहर निकले या प्रोटेस्ट करे और उसको में से किसी को पैलेट गन लग जाए और वो कोई ट्रीटमेंट करवाने जाए तो उसको फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ पर फ़ोन सस्पेंड, टेलीफोन सर्विस सस्पेंड है। छोटे छोटे जगहों पर कई दूर पॉइंट्स पर एक फ़ोन है जहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपने ज़ीरो कारब से बातें करने के लिए लाइनों में खड़े होकर फ़ोन कर रहे हैं। उसामा साहब, तमाम शहर, सारी दुनिया से उसका ताल्लुक ख़त्म हुआ होगा, बिल्कुल दुनिया से आइसोलेटेड हुआ हुआ है। और दूसरी तरफ उस रिपोर्ट में जो सबसे अहम है, उसने इंडियन जो मीडिया है उसको भी एक्सपोज किया है कि किस तरह बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ ईद के दिन जब सारा शहर कर्फ्यू में सुनसान पड़ा हुआ था, इंडियन मीडिया की जर्नलिस्ट जो है वो पुरानी फुटेज यूज करके दिखा रही थी कि जी लाइव यहाँ पर जो है वो चल रही है। और उसके बाद समा साहब एक और चीज़, जी ट्विटर, फेसबुक, आप उसको उसमें अगर इंडिया के हवाले से कोई बात करते हैं, कश्मीर की वायलेशन के हवाले से कोई बात आपका ट्विटर भी अकाउंट बंद हो गया, मेरा सर 2 दफा उन्होंने बंद किया, हालांकि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जी आप मैंने मुझे फ्रांस 24 की वो रिपोर्ट जो चल चुकी है फ्रांस, वो आपने ट्वीट की है, वो ट्वीट की है और वो मेरा ट्विटर अकाउंट जो है उसको ब्लॉक कर दिया। ये तो हाल हो रहा है। असद खरल साहब, ये बताएं कि वहां पर हालात ये हैं कि लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, 10,000 लोग गिरफ्तार करके ले गए, उनका कुछ पता नहीं, लेकिन ये बातें बाहर नहीं आने दी जा रही। सिर्फ टेलीफोन लाइंस हैं, इंटरनेट है नहीं, किसी भी तरह से बाहर लोग अपनी बात कह नहीं सकते, वहाँ पर सिसक कर मर रहे हैं। तो ये तो हमें कहना चाहिए कि जनाब छोड़ दें, हम जो मुसलमान बस पाकिस्तान, तुर्की या चंद एक और मिसालें हम दे सकते हैं। बाकी तो गार्डियन है जो कह रहा है कि क्या ये दुनिया की मास ब्लाइंडिंग हो रही है, पहली दफा लोगों को हमेशा के लिए नाबीना किया जा रहा है। पहले मास मर्डर देखा गया था, मास ब्लाइंडिंग का लफ्ज गार्डियन ने इस्तेमाल किया, बीबीसी लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रांस 24, ये इदारे लिख रहे हैं। तो हमारे जो इस्लामी इदारे, अल जजीरा चलें, बड़ी बात है, वो लिखता है बाकियों को शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए। बाकियों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन उसामा साहब ये ट्विटर और फेसबुक का जो चेहरा है दुनिया के सामने, ये हिपोक्रेसी है वो भी सामने आ गई है। एक तरफ इंडिया ने उनकी जो इज़हार राय की आज़ादियाँ वो तो सलब की हैं, वो तो समझ आता है। मोदी का मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मवासलाती सिस्टम, जो सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, वहाँ पे तो उसने बैन कर लिया है, लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया, जिस तरह आप न्यूयॉर्क टाइम की बात कर लें, उसने दावा किया जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालम का उसने जो पोल खोले हैं छोटा सा, उसने कहा कि 2000 जो लोगों को पाबंद सलासे करने के हवाले से उन्होंने दावा किया है। फिर उन्होंने कहा है कि उसातिज़ा, तलबा और तस्लीम किया भारतीय हुकाम ने कि वो ज़रिए रास्ता 14 साल से कम बच्चे उम्र के वो भी शामिल हैं। फिर वो इस तरह से पूरी डिटेल उन्होंने बताई है, और उन्होंने बताया कि ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी जो गिरफ्तारियाँ हैं इनकी वजह जो है बाद कश्मीरी एयरफोर्स के जरिए लखनऊ, आगरा की जेल में मुंतकिल किया गया है। गिरफ्तार कश्मीरियों को खुफ्ता तौर पर बनारस जेल जाने की भी इतलात है। न्यूज़ .com का कहना है कि ये जो रिपोर्ट है जो जिसके बारे में यानी कोई ये 22 ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं लिख रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है। बिल्कुल अब कश्मीरियों को झुकाना इंतहा पसंदों का पुराना ख्वाब है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। मकबूजा कश्मीर भारत की बहुत मुस्लिम अक्सरियत आबादी है, कश्मीरियों की भारत के खिलाफ जदोजहद दहाइयों से जारी है। अब ये जो रिकमेंड कर रहा है वो कह रहा है कि 2 वादी जो अमरीकी रिपोर्ट जो न्यूयॉर्क है, वादी में कश्मीर का हल सिर्फ बंदूक के नारों की गूंज है। ये हर तरफ आवाज रही, कश्मीर की सरहद के दोनों बार सूरत हाल खतरनाक है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, वो सजेस्ट भी कर रहे हैं कि सरहद के दोनों तरफ
जो फौजियों की तादाद में इजाफा हुआ, दोनों एटमी ममालिक को अमरीकी सदर ट्रंप ने तनाव कम करने पर जोर दिया। अब इसमें इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम जो इंकशाफ है, और ये बात इंडिया करेगा, मैं आज लिख दें, उड़ी वाकया इंडिया ने किया, पठानकोट वाकया करके पाकिस्तान पर डाला, उसके बाद समझौता एक्सप्रेस डाला, मुंबई अटैक्स अमरीकी शहरी उसमें था, वो जो रेडले था डेविड, वो सारा जो ट्रैप करके वो किया। मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब ने जो बात की है, ये मिस एडवेंचर, ये ऐसे नहीं इमरान खान साहब ने कह दिया, हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने, जो अमेरिका का, जो जगदीप डोवल का, जो अमित शाह का, जो उनके राजनाथ का, जो मोदी का, ये एक मजलूम बनने के लिए, पाकिस्तान को फिर उसको मलाइन करने के लिए, और फिर इस जाल में खुद फंस सके। इमरान खान साहब ने जो बात की है वो बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, और इसके बावजूद ये अहमक इंडिया ये फिर भी ड्रामा करेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर इंसानी एक तो खिलाफ वर्जी उनका तवज्जो हटाने के लिए एक ऑपरेशन कर सकता है, फेक, जिस तरह माजी में ये करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के घुसे पिटे प्लान पर अमल दिलाने की तैयारी। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय निजाम से मुतल्लक आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। हमने रिकॉर्ड पहले आपको पता है शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंटीमेट किया था, वो भी हमारी बात सच साबित हुई। फिर उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया का दावा झूठा है कि अफगानिस्तान से कश्मीर में दहशतगर्द आ गए हैं, ये प्री प्लान चीजें। वजीर आजम का यह भी कहना था कि ऐसी खबरें फैलाई जा रही है कि दहशतगर्द जनूबी भारत में दाखिल हो गए, दुनिया खबरदार रहे, भारत को कोई मिस एडवेंचर नहीं कर सकता। और जो आजाद कश्मीर के सदर ने कहा है, जो मसूद खान साहब ने जो कहा है, उस हवाले से उन्होंने भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के दरमियान एक शैतानी मुआहदा था जो तारीख है, हमेशा से झूठ बोला जा रहा है, कश्मीरियों के साथ उनको धोखा दिया जा रहा है, अब मजीद ये काम हो रहा है। लेकिन बाबर डोगर साहब, ये जो बात सामने आई है कि एक झूठा ऑपरेशन भारत की तरफ से किया जा सकता है, ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है कि वो फिर वो बहाना बना सकता है कि जनाब ये देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, और उसको तवज्जो वहां हटा सकता है। जितना वहां पर इस वक्त कश्मीर में जो जुल्म किया जा रहा है, वहां से तवज्जो हटा के वो दिखाएगा कि जनाब देखिए हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, धमाके हो गए हैं। उसामा साहब, सारी दुनिया का जो मीडिया का जो फोकस कश्मीर बना हुआ है, जो फोकल पॉइंट है वो कश्मीर बना हुआ है, कश्मीर पे सारी दुनिया का मीडिया लिख रहा है। दुनिया का कोई बड़ा ऐसा अखबार नहीं है, जिस से आपने कहा गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट और बेताशा दूसरे दुनिया के तमाम अल जजीरा, CNN, BBC, फ्रांस 24, सारे मीडिया का फोकस कश्मीर है। और मोदी की आप बॉडी लैंग्वेज देखें, रात को जब वो बात कर रहा था तो मोदी की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो बहुत डाउन है, बहुत प्रेशर में है, बहुत स्ट्रेस्ड है। ऑफ कोर्स ये इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर है, ये सारी दुनिया का प्रेशर है जिसको मोदी फेस नहीं कर पा रहा। माजी में हमेशा इंडिया ने ये टैक्टिक्स यूज़ किए हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पठानकोट हो, ये पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर पोर्ट्रे करने के लिए इंडिया ने बेतहाशा पैसा खर्च किया, बेतहाशा डिप्लोमेसी की। मादी में अनफॉर्चुनेटली हमारा तो वज़ीर ख़ारजा कोई नहीं था, लेकिन इंडिया ये करता रहा है और उसमें उसे खासी हद तक कामयाबियाँ भी मिली। अच्छा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब बात करें, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि दुनिया के मीडिया का फोकस हटाने के लिए कोई वाकया हो सकता है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगेगा। दुनिया के मीडिया की बात कर रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं कि फ्रांस 24 की रिपोर्टर ने जब सब कुछ देखा तो वो तफसीली रिपोर्ट आप जरूर देखें, उसके बाद उसने किस तरह सम अप किया सारी बात को कि उसने खुद क्या एक्सपीरियंस किया है, देखिए। और देखा आपने, यही नहीं, जिस तरह से सबसे ज़्यादा अच्छा इलाका जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर है तरक्की के लिहाज से, मईशत के लिहाज से, अब वो भी उससे छीना जा रहा है और उसकी भी तबाही उस पर काबिज होना चाह रही है भारतीय सरकार। और जिस तरह वहाँ से बिजली भी पूरी भारत हासिल करता है, वो भी सारा मामला अब भारत देख रहा है किस तरह से हथाया जा सकता है सब कुछ। इस पर हम आने वाले प्रोग्राम्स में अगले हफ्ते भी बात करेंगे। लेकिन अब हमने बात करनी है एक और बहुत जो अहम मामला चल रहा है, वीडियो स्कैंडल वाला। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। असद खरल साहब, ये जो फैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम तो ये पहले भी बात करते रहे, जिस तरह हमारा सेगमेंट भी है कल क्या होगा उसमें भी, कि वही बड़ा खुश हुआ जा रहा था। तो इसमें तो बताया गया कि ये तो जज मिला हुआ था, वो तो खुद बता रहा था कि इस केस में कोई ये वाले पॉइंट लाओ, अपील में भी मदद कर रहा था, ये सब बात भी। और फिर ये कि जब तक ये वीडियो सामने नहीं लाई जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको कुल इख्तियार है, दोबारा ट्रायल कराना है, जो भी करना है, शायद दोबारा देखें, लेकिन बुनियादी बात है वीडियो लेकर आए। उसामा साहब, कल भी जिस तरह आपने सवाल किया था और मैंने कहा उसके खिलाफ सजा हो सकती है, और आज ये साबित हो गया फैसला जो 25 सफ़े का है कि जज की जानिब से एफिडेविट और जो प्रेस रिलीज है वो उसका एतराफ़ जुर्म है। उसामा साहब, नाजरीन के लिए अगर 2 मिनट, सिर्फ ये 1 मिनट के अंदर मैं ब्रीफ बता दूं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्रक्स है, तो नाजरीन के लिए आसानी होगी। तो मैं अगर जल्दी से बता दूं,
अगर इजाजत दें तो। सर बहुत एक टाइम तो ये है कि आज जो ये अहम इसमें चीजें हैं, अरशद मलिक वीडियो केस हाई कोर्ट जो नवाज शरीफ की सजा खत्म कर सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये अहम बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब सही तरीके से पेश नहीं किया जाता तब तक इसका नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं है। ये बात भी साबित होगी, वीडियो नहीं लेके जाते तो फायदा नहीं नवाज शरीफ को हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद जो चीफ जस्टिस ने अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल जो केस के हवाले से उन्होंने कहा है कि यह मामला चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, एक मताहत अदालत में, FI ऑलरेडी वीडियो की तहकीकात कर रही है, लिहाजा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इसमें मामला मुदाखलत नहीं कर रही और दरखास्तों को इसलिए निपटा रही है। उन्होंने 5 सवाल उठाए। एक उन्होंने कहा कि 5 जो इशू सामने है, नंबर 1 वो कौन सा फोरम वीडियो को फैसला दे सकता है। 2 दूसरा इशू था कि वीडियो को असल कैसे जाना जाए। तीसरा, अगर वो वीडियो असल है तो कैसे अदालत में साबित किया जा सके। चौथा कि वीडियो असल साबित होने पर नवाज शरीफ को क्या सजा हो सकती है। 5वां इशू है साहब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक के कंडक्ट से मुतल्लक था, बाद सुप्रीम कोर्ट की जो वो तो हो गया 25 समय का। अब क्रक्स क्या है, उन्होंने जो अहम बात 1 लाइनर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना होगा कि वीडियो का जज के फैसलों पर क्या असर पड़ा। हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो साहब अदालत के जज की तरफ से दिए गए फैसले में शहादतों का जायजा लेकर इस सजा को खत्म भी कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास सब इख्तियारात हैं। नवाज शरीफ बरी हुए हैं, ब्रेक होने वाली है, केस में बरी हुए हैं, 1 मिनट है मेरे पास, सजा भी हो सकती है, रिट्रायल भी हो सकता है। मामला ये है कि जज का घिनौना किरदार, शर्मनाक किरदार सामने आ गया। ये बात मैं बता दूं, ये अब सारे सबसे पहले बाबर डोगर साहब ने कही थी, मुझे याद है हमने इस पर जब प्रोग्राम किया था तो सबसे पहले मीडिया में बाबर डोगर साहब आपने एक किरदार बताया था कि जज का ही किरदार सारा मशकूक है, तो वो तो आज साबित हो गया। तो साहब जज साहब का जो किरदार है आपको थ्रू आउट देखें, एक उनकी मॉरल वीडियो है, चलो उसके साथ साथ वो फिर नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं फैसले से पहले। PMLN के जो लोग हैं उनसे मुंसलिक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है जो हाई कोर्ट में डिस्कस। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ब्रेक का वक्त हो गया, जुमला आप ज़रूर पूरा कीजिएगा। और फिर आगे शहबाज शरीफ साहब की कमर में फिर दर्द हो गया है और ये बात भी आप बड़ी दफ़ा कह चुके हैं, वो बात भी सही साबित हो गई है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि बाबर डोगर साहब जितने भी सीनियर सहाफ़ी हैं, जितने प्रोग्राम्स में पहले मैंने इनको नोट किया कि उसी दिन उन्होंने कहा कि ये जज का ही किरदार मशकूक है और आज साबित हो रहा है कि वो जाकर उनको खुद बयान अल्फी में कह रहे हैं जी मैं मुलाकातें करता रहा, मैं बताता रहा कि ये कमज़ोरी है, इस तरह से अपील दायर करो। तो ये सब क्या करते हैं बाबर डोगर साहब? यहाँ एक तो जज साहब तो गए, लेकिन साथ मियां नवाज शरीफ साहब को भी कोई उस तरह का रिलीफ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। और कोई अब आपको क्या लगता है वीडियो अब लेकर जाएंगे ये क्योंकि उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता जब तक देखिए साहब वीडियो को आप एक साइड पर करते हैं। जज साहब का हलफनामा पढ़ लें, हलफनामे में उन्होंने और जो उनकी प्रेस रिलीज थी इन दोनों में उन्होंने इस चीज़ को माना। और FI की जो रिपोर्ट है उसमें भी अगर आप पढ़ें तो ये स्टैब्लिश होता है कि जज साहब मियां नवाज शरीफ को मिलने गए उनके घर, उसके बाद 2 दफ़ा वो सऊदी अरब उनके बेटे को मिलने गए, तो उससे मिसकंडक्ट तो इस्टेब्लिश हो जाता है। अब अगर आप वीडियो पे आते हैं, PMLN ये इंसिस्ट करती है ये वीडियो असली है, तो फिर उसके लिए उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाना पड़ेगा। वो वीडियो की असली जो असल टेप है वो कोर्ट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये साबित करना पड़ेगा कि जनाब ये जज जो था उस पर वाकई प्रेशर था। क्योंकि PMLN जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि जज साहब पर प्रेशर था और उस प्रेशर में उन्होंने ये फैसला जो है नवाज शरीफ के खिलाफ दिया है और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए वो वीडियो असली साबित करनी पड़ेगी। जबकि उसका दूसरा एस्पेक्ट जो है जज साहब का मिसकंडक्ट है, उनका नासिर भट्ट से रब्ता, उनका नासिर जोया से रब्ता, उनके नवाज शरीफ के घर आना, उनका बाहर के दौरे करना, ये सारे फैसले की बाद की डेवलपमेंट है, लेकिन इससे उनका मिसकंडक्ट साबित होता है। तो अब हाई कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को ये केस मिला है। अब हाई कोर्ट में पहले भी मियां साहब का केस चल रहा है, तो मरियम साहब के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उन्हें दी है कि आप अपनी ओरिजिनल वीडियो सामने लेके आए और उन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट उनको आपको लगता है वो लाएंगे, सवाल तो ये भी कर सकती है, वीडियो लाएंगे वो सामने। सर ये नहीं लेके आएंगे, वीडियो जाली है, तो खत्म हो गई कहानी, फिर तो बात वीडियो जाली है, अच्छा नकली है।
आप उससे अंदाजा लगा लें कि उसकी ऑडियो अलग है, वीडियो अलग है। जी, जी। तो जब ऑडियो वीडियो अलग है, उसको जोड़ के बनाया गया है तो वो जाली है, स्क्रिप्टिंग बकायदा नजर आती है, उसकी स्क्रिप्टिंग अलग से हो तो रही है। सर वो एस्टैब्लिश हो ही नहीं सकती कि वो असली है। वरना तो अब तक उससे ले आते। मुझे पीएमएलएन का केस बड़ा वीक लग रहा है। खरल साहब, खरल कहानी का भी वक्त होने वाला है और मेरे पास उससे पहले मैं यही कह सकता हूँ 2 मिनट है, एक मिनट मैं चाह रहा हूँ कि इस पर बात हो जाए। कमर दर्द शहबाज शरीफ साहब के है और उसी वजह से वो अब नैब के सामने नहीं आ सके और ये भी कहा गया है कि वो इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब से भी मिलने ने और वो एपीसी जो फजल रहमान साहब ने फिर से बुलाई थी कश्मीर के लिए, उसमें भी नहीं जा सके। तो ये बाबर डोगर साहब की एक पेशगोई फिर दुरुस्त साबित हुई है। अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को सेहत दे। तो अब आगे क्या होगा इन केसेस में? ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, आमदन से ज़्यादा सासाजात हैं, शहबाज शरीफ साहब तो पेश नहीं हुए, लेकिन केसेस में क्या होगा खरल साहब? देखें, एक तो मैं बता रहा हूँ जो पिछली जो बात हो रही थी, सिर्फ एक छोटी सी लाइन के उसमें 40 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा FIA ने जज अरशद मलिक को दे दिया है। जज साहब का जो किरदार है, जो कंडक्ट है, क्योंकि जो नून लीग का ये है ना कि उसके ऊपर जज के ऊपर प्रेशर था, ये बात उल्टा है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में ये लिखा गया है कि वो जज को दूसरे शहरों में मुलजम को रहा है, दूसरे मुल्क के अंदर जा रहा है, उसको रिश्वत की पेशकश की जा रही है, उसको धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहा। लिहाजा ये जज का तर्ज अमल बदनमा दाग है और इससे उन्होंने कहा सर शर्म से झुक गए। FIA को स्नब किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज करते हुए उन्होंने 46 सवालनामा भेज दिया। हुकूमत को कहा कि आपने जज को गोद में बिठाया हुआ है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया। जज को इबरत का निशान बनेगा ही। लेकिन शहबाज शरीफ के हवाले से मैं बता रहा हूँ, 10 साल के अंदर 20 अरब रुपए कंसल्टेंसी के ऊपर दिए, 4 कोल प्लांट जो पावर प्लांट्स हैं, इस तरीके से। अब एक तो ये नैब का मामला खुल रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का वो अलहदा से मामला है। कमर दर्द का जो बहाना है, मामला ये है कि असल जो वजह है वो आपस में चाहते हैं कि कन्फ्रंट ना हो। जिस तरह मुलजम डकैत गैंग और चोर पकड़ते हैं ना पुलिस वाले, गैंग जब बना रही होती पुलिस, तो गैंगस्टर जो होते हैं पुराने, वो कोशिश करते हैं कि बेल कला के आगे पीछे हो जाए, उसको कहते हैं पंजाबी में वाह टक्का कराना, कन्फ्रंटेशन कराना, आपस में आमने सामने कराना। तो जब इस तरह का मामला होता है, उस तरह से आंखें बचाते हैं। कभी एक मुलजम बाहर शहबाज की जरूरत आई, वो बाहर भेज दिया। जी। अच्छा, ये बताएं कि अब अंदर की क्या कहानी है? असल तब्दीली सरकार आई और जिस तरह से कहा गया हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हर सतह पर रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और लेकिन अब उसमें हकीकत क्या है? बाबर डोगर साहब भी बड़ी वाज़ेह तौर पर इस बारे में बताते रहते हैं कि अफसरान की तब्दीलियाँ किस तरह हो रही हैं, लेकिन आपके पास क्या अंदर की कहानी है? खरल कहानी में आज क्या है? उसामा साहब, ये आज जो बुजदार साहब की अगर CM शिप जो वसीम अकरम प्लस है, अगर मुझे आपको या डोगर साहब को किसी हॉस्पिटल का MS बना दिया जाए, आप हम सर्जन का ऑपरेशन का हमें काम दे दिया जाए, इंजीनियरिंग का काम दे दिया जाए, तो हम उसमें ज़ीरो होंगे। अब बुजदार साहब की वजह से पंजाब के 1 साल के अंदर जो सपने और तब्दीली सरकार का जो इमरान खान साहब विजन का किस तरह चकनाचूर हुआ, नाज़रीन को ब्रीफली मैं बताना चाह रहा हूँ। 1 साल में तबादलों, सियासत समेत महकमों के मामलात में 37 अहम यू टर्न लिए। सेक्रेटरीज, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत 198 अफसरों को सियासी बुनियादों पर और पता नहीं और क्या मामला थे, उस पर मैं उस पर और मजीद नहीं कि कितने कितने मामला हुए, किस तरह क्या क्या उसमें माल पेल रेल पेल भी हुई, तबादले हुए, और इवन के AC एक AC को 4-5 दफ़ा तबादले। जराइम की शरह में 25% तक इजाफा हुआ। अब इसमें कुछ छोटे बड़े क्राइम में कमी भी हुई कुछ जराइम में, लेकिन उसमें ज़ाहिर बात है पुलिस का भी उसमें रोल आ सकता है। अब पंजाब हुकूमत की 1 साल कारदर के हवाले से जो अहम बातें सामने आई हैं, आवाम के सफरी अखराजात में 50% इजाफा हुआ। ये बात रिकॉर्ड पे है कि हर दूसरा बंदा इसका विक्टिम है। हुकूमती अखराजात जो है 25 से 30% बढ़े, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का डाटा ये चीज़ गवाही दे रहा है। गैर मुंतखब नुमाइंदों की जानब से महकमों में दाखिलत होती रही। इस तरह सरकारी महकमों में 28,256 फाइलें इल्तवा का शिकार है, क्योंकि वसीम अकरम प्लस जो है वो चीफ मिनिस्टर है, तो उस हिसाब से रफ्तार जो है ना वो पंजाब स्पीड अब वो सुस्त रवि का शिकार हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लाहौर दौरों में ब्यूरोक्रेसी वज़रा की जानब से 95% शिकायत पर एक्शन लिया गया, ये उनका दावा किया गया और पोर्टल वाला बात है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। इसी तरह पुलिस ये भी जाली कार्रवाई बनाई गई उनको और भी ज़्यादा ख़राब करने के लिए। पुलिस असलाह से मुतल्लिक़ 9 कमेटियाँ बनाई गई, इन तमाम कमेटियों का रिजल्ट 0 रहा। पहले अमजद जवेद सलीमी साहब थे, वहाँ से उनको तो माल पानी के अलावा कोई काम नहीं था। थाना कल्चर तब्दील ना हो सका। रवा साल जनवरी से जून तक जराइम के 1,96,762 केस रिपोर्ट हुए, 1,976 अफराद कत्ल हुए, अगवा के
7100 रेप 1776 और गैंग रेप के 86 केस रिपोर्ट हुए। बहुत सारे केस तो दर्ज नहीं होते, डॉक्टर साहब भी जानते हैं। बाज महकमा एक सेक्रेटरी के 6 बार तबादले हुए। सेक्रेटरी खुराक शौकत अली के बतौर सेक्रेटरी ज़राअत तबादला किया कि फिर सिफारिश पर वापस किया, फिर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन लगाया गया, फिर तबादला वापस हुआ। इसके बाद इन्हें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगा दिया गया। 15 रोज में असिस्टेंट कमिश्नर मजहर अली का 5 बार, AC का 5 बार, लाहौर के अंदर तबादला हुआ। इस तरह एक और असिस्टेंट कमिश्नर आबर शौकत का 15 दिनों में 4 मरतबा तबादला हुआ। ग्रेड 17 के अफसर कैप्टन शाह मीर इकबाल को भी 3 हफ्तों में मुतअद्दिद बार एक से दूसरी जगह तब्दील किया गया। 1 साल के दौरान मुर्गी पाल स्कीम पर काम शुरू ना हुआ, ऑरेंज लाइन ट्रेन पर चलने की तारीख पर तारीख मिलती रही। हुकूमत 30% तरक्याती बजट जो बल्दियाती इदारा को मुंतकिल होने का दावा किया वो कुछ ना हुआ। जनूबी पंजाब सेक्रेटरी बनाने का दावा भी हवा में। 1 साल में हुकूमती खराजात भी कम ना हुए। वज़ीर बुज़दार साहब दफ्तर घर सिक्योरिटी में ये तो आपने पूरी चार्जशीट तैयार कर ली है। 1 साल की 78 करोड़ 80 लाख खर्च किए गए। तो बाबर डोगर साहब ये बताएं तो अब इस पर हम क्या करें कि ये अगले साल कुछ बेहतरी हो जाएगी? वजीर उस्मान बुज़दार साहब के डोगर साहब कच्चे चट्टे बताएं जरा क्या हुए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। वसीम अकरम प्लस साहब ने जो बेड़ा गर्क किया ना एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का, इसकी मिसाल पंजाब में नहीं मिलती। पंजाब की हिस्ट्री में, पंजाब की जो हिस्ट्री मैं जहाँ तक मैंने देखी है, इतने तबादले कभी किसी टेन्योर में नहीं हुए उन्होंने 1 साल में कर दिए। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 5 सेक्रेटरीज 1 साल में चेंज हो चुके हैं। इरिगेशन में 5 सेक्रेटरीज, हायर एजुकेशन में 5 सेक्रेटरीज, डेरा गाजी खां के 5 कमिश्नर हैं, लाइफ स्टॉक में 5 तबादले हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट में एवरेज जो है फाइनेंस ले लें या बाकी डिपार्टमेंट लें, 4-4, 5-5 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं ना। सेक्रेटरियों को पता होता है क्यों चेंज किया गया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम, जी बड़े अच्छे ऑफिसर थे। इमरान खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म के हवाले से उन्होंने 2-3 दफ़ा इमरान खान को उस पर ब्रीफिंग भी दी। खान साहब उनकी परफॉर्मेंस से बड़े खुश थे। मीनवाइल राजा बिशारत साहब के जो भाई हैं उनका एक करप्शन का इशू आ गया। राजा साहब के पास एडिशनल चार्ज था बल्दियात का, उन्होंने उनको कहा कि इसको ख़त्म करें, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उस पर CM साहब ने उनका फौरी तौर पर तबादला किया और उनको इरिगेशन में लगा दिया। अभी आप सुन लें, तो आज तबादला हुआ, 2 दिन बाद खान साहब लाहौर आए, उन्होंने कहा जी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को बुलाएं और इस इशू पे था मुझे ब्रीफिंग चाहिए। तो उन्होंने देखा तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ही कोई और था। इस पर उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब से कहा कि वो अच्छा भला बड़ा अच्छा काम कर रहा था, वो कहाँ पर है? उन्होंने कहा जिसको तब्दील कर दिया इरिगेशन में। इमरान खान साहब बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने अच्छी खासी सुनाई, उनकी क्लास ली उस्मान बुज़दार साहब की, ठीक है, और कहा कि उसको फौरी तौर पर उसको वापस किया जाए और फिर उसको वापस किया गया और उनको बल्दियात में लगाया गया। तो इससे अंदाजा लगा लें कि सुनने में ये आ रहा है कि शायद उस्मान बुज़दार साहब के करीब लोग हैं जिनकी जो जेबें गर्म रखते हैं और ये तबादलों उन्हीं की सुनी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा ध्यान देंगे और फिर और अगली पेशी पर क्या होगा ये हम अगली पेशी से पहले आपको बताएंगे। बाबर डोगर साहब वैसे तो फजलुर रहमान लाहौर आए थे तो उन्होंने उनसे भी मिलने से इनकार कर दिया कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा लेकिन कल सर कश्मीर में इंडिया की जो अपोजिशन है वो कल उसमें कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी जो हैं वो और 9 अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने कल ऐलान किया है कि वो कश्मीर जाएंगे और कश्मीर में वो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही हैं उसको वो खुद देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा। और अपने साथ मीडिया भी लेके जाएंगे। अच्छा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल मोदी सरकार जो है वो उनको कश्मीर नहीं जाने देगी। चलें जी, करल साहब कल क्या होगा? कल या आने वाले दिनों में क्या होगा मैं एडवांस बता देता हूँ। एक तो बुज़दार साहब का मैंने बताया ना कि वो 60 करोड़ बजाय 78 करोड़ उनके ऊपर खर्च हुआ और 22 करोड़ अजाफी खराजात हेलीकॉप्टर पर। कल क्या होगा? 1370 अरब जो IPPs वाले जो खुर्द-बुर्द है उनको किस तरह दिया जाएगा? 1370 अरब किस तरह दिए जाएंगे IPPs को, और आपको खबरें सुन लेंगे। उसमें बकायदा पूरी तैयारी हो चुकी है और अदाद शुमार भी जाली बना लिए गए कि IPPs को 1370 अरब देने हैं और 670 अरब बैंकों और वाजिब अदा कर्जे और 700 अरब इसमें वो माल मिला के। अच्छा। अब IPPs को माली अदायगी के लिए इस्लामिक फाइनेंसिंग के तहत सुकूक बॉन्ड जारी करने का फैसला कर लिया है जो सिर्फ बैंकों के पास जमा होंगे। और दूसरी तरफ जुलाई में स्टेट बैंक की रिपोर्ट है 710 अरब लोगों ने काला धन की वजह से वो बैंकों से निकाल लिए हैं। इसका मतलब है खरल साहब के अमीरों को और सेठों को नवाजा जाए, वाज़ेह है। तो कल भी ये हो रहा था और आने वाले कल में भी यही होगा। यह है तब्दीली सरकार की एक और अहम कामयाबी के अमीर तरीन लोगों को नवाजते चले जाओ।
प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।